कहाँ तक पढ़ाए थे ये बताओ। वो पढ़ाए थे पतले लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। हाँ बेटा, पतले लेंस के द्वारा प्रतिबिंब के बनने के नियम बता दिए थे और उसके बाद जितनी भी स्थितियां थी वो भी खत्म हो गया। अब हम लोग को मैग्निफिकेशन पढ़ना है, आवर्धन। जैसे हम लोग दर्पण के लिए आवर्धन पढ़े थे, वैसे लेंस के लिए भी। तो आप लोग हेडिंग बनाओ, लीनियर मैग्निफिकेशन लेंस। हेडिंग बनाना बेटा। चल रेखीय आवर्धन। हेडिंग बनाओ बेटा, लीनियर मैग्निफिकेशन फॉर लेंस। लेंस के लिए रेखीय आवर्धन। जल्दी बनाओ। देख लिए? बोलें? चलो बेटा डेफिनेशन लिखो इसकी। लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत, लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत, मुख्य अक्ष के लंबवत मापी गई प्रतिबिंब की लंबाई, मापी गई प्रतिबिंब की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन M कहते हैं। रेखीय आवर्धन स्मॉल m से लिखते हैं बेटा, तो ब्रैकेट में ऐसे लिख लेना। लिख लिए? ये क्यों नहीं लिख रही? और वो ठीक, समझ में आया बेटा? यानी आपको परिभाषा सुनकर ऐसा लग रहा होगा जैसे पहले लिखे थे दर्पण के लिए सेम वही तो है। तो बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट ही रहेगा हमेशा। बात समझ में आ रही है? प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु। अब इसके लिए फार्मूला हम लोग प्राप्त करेंगे अभी, तो देखेंगे क्या अंतर होगा। वहाँ पर माइनस बी अपान यू आया था दर्पण के लिए, यहाँ पर देख लेंगे क्या मिलेगा अभी। तो कॉन्सेप्ट तो बेटा यही रहेगा आपके परिभाषा के अकॉर्डिंग। एम इज इक्वल टू क्या होगा? आई अपान ओ। आई क्या होगी और ओ क्या होगा, तो आप बता दोगे, बताओगे। आई जो होगा वो लेंथ ऑफ इमेज, और ओ क्या होगा बेटा, तो आप बताओगे लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई और ये वस्तु की लंबाई। और उन्हीं दोनों के अनुपात को हम लोग लीनियर मैग्निफिकेशन यानी कि रेखीय आवर्धन करते। यही हमारे सिलेबस में आई है। ओके, बाकी सारी चीज़ सेम सेम रहेगी। जैसे वहाँ पर बताए थे कब प्लस होगा कब माइनस होगा, बात समझ में आ रही है? तो आप सब जानते हो कि अगर वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है तो उल्टा बनेगा,
बात समझ में आ रही है? तो एक माइनस हो जाएगा, एक प्लस हो जाएगा, तो माइनस ही आएगा। तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए लीनियर मैग्नीफिकेशन माइनस। बात समझ में आ रही? और आभासी प्रतिबिंब के लिए प्लस हो जाएगा, क्योंकि सीधा बनेगा। तो जैसे ये ऑब्जेक्ट रखा है ऐसे ही बन भी जाएगा। तो अगर ये प्लस में है, प्लस ओ, तो प्लस आई भी बनेगा। क्या होगा? प्लस आई, आई अपान रखोगे प्लस में आएगा। अगर मान लो ये माइनस ओ है, तो ऐसे ये भी बनेगा माइनस आई। बात समझ में आ रही है? दोनों ही माइनस होगा अगर सीधा बन गया तो आभासी आभासी है तभी तो सीधा होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए माइनस, आभासी प्रतिबिंब के लिए, ये सब वहां पर लिखवा के रखे हैं। सेम कॉन्सेप्ट वही यूज होगा, इतना आप लोग जानते हो। इसके बाद डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे? फार्मूला प्राप्त करेंगे लेंस से। तो आप यहाँ एडिंग बनाओगे, फार्मूला किसका फार्मूला बेटा? लीनियर मैग्नीफिकेशन। अच्छा, किसके लिए? लेंस के लिए। किसके लिए बेटा? और थिन लेंसेस, पतले लेंस के लिए रेखीय आवर्धन का सूत्र। ये आप ऐसे हेडिंग बना लो, पतले लेंस के लिए रेखीय आवर्धन का सूत्र। आवर्धन का सूत्र ये हम प्राप्त करेंगे बेटा। याद ये रखना है आपको कि दर्पण में जो हम लोग पढ़े थे वो दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन का सूत्र था, और ये लेंस के लिए रेखीय आवर्धन का सूत्र है। और जो परिभाषा है दोनों की सेम सेम है, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु। अच्छा, मुख्य अक्ष के लंबवत क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि रेखीय आवर्धन है। क्या है बेटा? रेखीय आवर्धन में होता क्या है? वस्तु को मुख्य अक्ष के लंबवत रखा जाता है, अक्षीय आवर्धन में उसी के समांतर रख दिया जाता है, यानी उसी के अनुगत। वो आपको पढ़ा चुके हैं एक बार, है ना? सेम यहाँ भी वही फार्मूला होगा। तो इसलिए अक्षीय आवर्धन पढ़ाने का कोई मतलब नहीं, आपके सिलेबस में भी नहीं है। रेखीय आवर्धन आप समझना, परिभाषा लिखते समय याद रखना, मुख्य अक्ष के लंबवत लिख देना, है ना? मुख्य अक्ष के लंबवत मापी गई प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। अच्छा, लेंस के लिए अलग फार्मूला है और दर्पण के लिए अलग फार्मूला। दर्पण के लिए m बराबर आई अपान ओ बराबर क्या था? माइनस बी अपान यू। यहाँ पर क्या आएगा वो हम देख लेंगे। अच्छा, अवतल और उत्तल दर्पण दोनों के लिए वही सत्य था। यहाँ भी बेटा जो भी हम निकालेंगे अभी वो अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों के लिए सत्य होगा। क्लियर है? तो चाहे जो एक फिगर बना के डेरिवेट कर लो। डेरिवेशन इसका बहुत छोटा सा है। लेंस ये क्या है बेटा? बता देना, लेंस है। ये मुख्य अक्ष बना लो, ये आपका मुख्य अक्ष हो जाएगा। ठीक है, अगर R1 और R2 दोनों बराबर है बेटा तो पतले लेंस के लिए तो आप बताओगे P1 P2 का मध्य बिंदु ही क्या हो जाएगा? प्रकाशिक केंद्र। यहाँ पर ये आपका प्रकाशिक केंद्र का काम करेगा। ये क्या होगा बेटा? P1। ये क्या होगा? पहले पृष्ठ का ध्रुव, दूसरे पृष्ठ का ध्रुव। कोई दिक्कत? ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस की प्रथम फोकस दूरी किधर की ओर होगी? बाईं ओर। और द्वितीय फोकस दूरी दाईं ओर, है ना? अगर माध्यम समान है तो दोनों फोकस दूरियां क्या होंगी? बराबर होंगी। हम लोग जनरली यही मानकर चलते हैं। मान लो अभी वायु में रखा है तो इधर भी वायु, उधर भी वायु, ऐसे। तो यहाँ पे ध्यान देना, आप सपोज करना कि ये क्या है? इसका द्वितीय फोकस क्या है बेटा? F2। तो इतनी ही दूरी पर यहाँ पर क्या होगा? प्रथम फोकस होगा F1। क्लियर है? अच्छा, द्वितीय फोकस दूरी का 2 गुनी दूरी क्या होगी? 2F2। इसको क्या मानते थे बेटा? 2F2। ये आपका 2F2। और यहाँ पर ऐसे
प्रथम फोकस दूरी के दोगुनी को हम लोग क्या बोलेंगे, दोगुनी दूरी जो होगी वो 2f1 होगी। बात समझ में आ रही है? अब एक काम करिए, आप ऑब्जेक्ट को रख दीजिए 2f1 पर, यहाँ पर एक आप ऐसे ऑब्जेक्ट रख दीजिए, ये हाँ बेटा, अभी देखो हम जो f1 f2 ले रहे हैं अपने मन से कहीं भी ले रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो थोड़ा बहुत इधर उधर बन भी सकता है, उसको सही कर लिया जाएगा। चलो ये क्या है बेटा, आप बोलोगे ऑब्जेक्ट है। क्या है ये? और इस ऑब्जेक्ट को हम लोग ए और बी मानेंगे, ओ और एस मत मानना, क्योंकि ओ आप ऑब्जेक्ट की लंबाई मान ले, ठीक है ना। तो ये ए बी क्या है बेटा, आपका वस्तु है। अब इसका प्रतिबिंब आप पहले से जानते हो कहाँ बनेगा, 2f2 पर, अभी कल ही तो पढ़ाया हूँ, और लंबाई उतनी ही होगी, बस उल्टा होगा। तो आप बना लीजिए, ये यहाँ पर बनेगा ऐसे, और ये क्या होगा, ए डैश बी डैश। कैसे बनेगा, नियम वही जो चारों नियम बताएं, उन्हीं में से दोनों नियम लगाओ। एक नियम क्या, तो आप बोलेंगे सर मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण कैसे बना, उसको देख लीजिए। मुख्य अक्ष के समांतर ले चलिए, ये मान लो मुख्य अक्ष के समांतर है बेटा। अब ये प्रकाश की किरण कहाँ से होकर जाती है, द्वितीय फोकस से होकर जाती है, यहाँ से होकर जाएगी ऐसे। चलो अभी अरेंज कर लिया जाएगा। अच्छा, और एक सी से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाए। ठीक ठाक बनाए थे, है ना। चलो ये प्रकाश की किरण है, मुख्य अक्ष के समांतर गई, यहाँ इसका अपवर्तन हुआ, पतला लेंस है, एक ही बार मान लिया अपवर्तन हो गया है, और अपवर्तन होने के पश्चात कहाँ से होकर जा रही है, तो आप बताओगे द्वितीय फोकस से होकर, ये होगा। अच्छा, एक प्रकाश की किरण इसी बिंदु से लेकर चल रहे हो, कहाँ से होकर जा रही है, तो आप बता रहे हो कि प्रकाशिक केंद्र से होकर जा रही है। कहाँ से बेटा, और प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाले प्रकाश की किरण सीधे निकल जाती है। तो आप ध्यान से समझना कि ये दोनों प्रकाश की किरणें यहाँ पर जाकर मिलती हैं, अपवर्तित होने के पश्चात यहीं तो जाकर मिलती हैं। तो इस बिंदु से चली थी और यहाँ पर जाकर मिली, तो प्रतिबिंब की परिभाषा क्या कहती है, किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात जिस दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती, उस दूसरे बिंदु को हम पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। यानी बिंदु बी का प्रतिबिंब कहाँ है, यहाँ है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, बी डैश। क्या बोल देंगे बेटा, और इसको क्या बोल देंगे, ऐसे प्रत्येक बिंदु का आप बनाओगे तो ऐसे बनता चला जाएगा। तो बिंदु ए का जो प्रतिबिंब होगा यहाँ पर बनेगा, तो इसको आप बना देना ए डैश। यहाँ तक बताओ बेटा, कोई डाउट नहीं है ना, सारी चीज़ें एकदम क्लियर है, बस ठीक है। डेरिवेशन अब आप समझना। चलो ध्यान देना बेटा, फिगर में दो त्रिभुज आपको दिख रहा होगा, कौन कौन सा, आप बोलोगे इन डायग्राम में ट्रायंगल सी ए बी एंड ट्रायंगल सी ए डैश और बी डैश आर सिमिलर, समरूप है। ध्यान से देखो तब समझ में आएगा, बतियाने से बिल्कुल भी नहीं आएगा। सी ए बी एक त्रिभुज ये ले लिए, दूसरा देखना बेटा सी ए डैश बी डैश एक त्रिभुज ये ले लिए, दोनों का दोनों क्या है, समरूप है, दोनों का दोनों क्या है, और अगर आप कह सकते हो सर्वांगसम भी है। बात समझ में आ रही है, क्या है, अगर दोनों ओर का माध्यम बराबर है तो सर्वांगसम है। क्यों, क्योंकि दोनों ओर की फोकस दूरी क्या हो जाएगी, बराबर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर हो जाएगी। तो जब फोकस दूरी बराबर होगी तो इसका 2 गुना भी क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो एक तो ये भुजा बराबर हो गया यहाँ से यहाँ तक, बात समझ में आ रही है, ये भुजा बराबर हो गया। दूसरी चीज आप बोलोगे सर जितना बड़ा वस्तु है उतना बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ये भी बराबर हो गया। तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा, बात समझ में आ रही है, लंब और आधार बराबर हो गया, कर्ण अपने आप बराबर नहीं हो जाएगा, तो सर्वांगसम भी है। क्लियर है ना,
चलो, हालांकि हमको समरूप से मतलब है, इतने से काम चला दो। अच्छा, दोनों समरूप क्यों है उसको हम लोग देख ले रहे हैं। समकोणिक है बेटा, सभी कोण क्या है, बराबर है। ध्यान से समझो कैसे। ये कोण कितना है, तो ये कोण कितना है, एक कोण बराबर हुआ। दूसरा देखना बेटा, ये कोण और ये कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ये भी बराबर हो गया। अच्छा, ये वाला कोण देखना बेटा, ऐसे ही तो कुछ बन रहा है, एकांतर कोण। तो जितना कोण ये होगा, ध्यान देना, इस बीच वाले लाइन को मत ध्यान दो, इसको ध्यान देना, ये कोण, उतना ही कोण ये भी होगा। शीर्षाभिमुख कोण होगा कि नहीं होगा, तो तीनों कोण बराबर हो गए, तो इसको बोलते हैं समकोणिक। सभी कोण बराबर है तो समरूप होगा, ठीक है। चलो, अगर ये समरूप है तो वही अपना लगाओ, अनुपातिक भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। क्लियर है। तो आप कौन कौन सी भुजा लेंगे ये निर्भर हो करता है कि हमको चाहिए क्या। हमको क्या चाहिए, I/O चाहिए। क्या चाहिए बेटा, आपका सर ठीक हो गया बेटा, सर ठीक हो गया। अच्छा, तो कोई बात नहीं, देखो यहाँ पर I/O क्या था, इमेज की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई चाहिए। इमेज की लंबाई कौन है, A डैश B डैश, यही तो इमेज की लंबाई है। तो ये आप अंश में ले लो, यहाँ पर ले लेंगे A डैश B डैश, इस त्रिभुज का ले लिए भुज, ये जो ट्रायंगल CA डैश B डैश का एक भुजा ले लिए A डैश B डैश। तो इसी के संगत भुजा आप दूसरे त्रिभुज में देखो CAB में कौन सा है, बिल्कुल सही, AB। शीर्षाभिमुख कोण के सामने की भुजा A डैश B डैश थी, यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण के सामने की भुजा AB, AB ले ली। और इन दोनों का जो अनुपात होगा बेटा, वो शेष दो संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। तो अब आपको क्या चाहिए भैया, कर्ण से तो कोई मतलब रहा नहीं, इसकी लंबाई हम जानते भी नहीं और चाहते भी नहीं कि ये हमारे इसमें आए, इसलिए हम क्या करेंगे, आधार वाली भुजा को लेंगे। तो CA डैश B डैश में फिर आपको अंश में देखो, यहाँ पर कौन से त्रिभुज की भुजा लिए थे, इसकी, तो यहाँ दाएं पक्ष में भी अंश में इसी त्रिभुज की भुजा लोगे। क्लियर है ना। तो कौन सा ले लें, आप ले लीजिएगा CA डैश, क्या ले लेंगे बेटा, अच्छा CA डैश क्या है, इस एकांतर कोण के सामने वाली भुजा। इस त्रिभुज में देखो एकांतर कोण के सामने की भुजा CA क्या है बेटा, तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर। कोई डाउट, यहाँ तक तो कुछ होना नहीं चाहिए और इसके बाद तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप बताओगे कि A डैश B डैश क्या है, लेंथ ऑफ इमेज क्या है बेटा, अच्छा लेंथ ऑफ इमेज को आप किससे लिखते हो, लिख दिए। और क्या है, AB, चलो AB ले लिए। तो AB बराबर क्या होगा, तो आप बोलोगे सर ये जो है लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट को आप किससे, ऑब्जेक्ट की लंबाई को किससे लिखते हो, O से, लिख दिए। बाकी आप CA डैश एंड CA, इसको आप बहुत पहले से जानते हो। CA डैश है क्या, तो C से प्रतिबिंब तक की दूरी, C से प्रतिबिंब तक की दूरी, तो C से जो प्रतिबिंब तक की दूरी है बेटा, उसको किससे लिखोगे, B से। ध्यान ये अभी यहाँ भी लगाना है चिन्ह परिपाटी, बात समझ में आ रही है। B जो B है बेटा, वो दाईं ओर है कि बाईं ओर, लेंस के प्रकाशिक केंद्र के दाईं ओर माप रहे हो, बाईं ओर, दाईं ओर है तो प्लस होगा माइनस, तो आप बोलेंगे कि ये तो प्लस B होगा। और CA क्या है बेटा, बाईं ओर, ऑब्जेक्ट तक की दूरी को U से लिखते हो, किससे लिखते हो, U से, और इसको माइनस से। यहाँ भी लिख लो इसको इमेज, इमेज जो होगा बेटा, इमेज की लंबाई देखो नीचे की ओर मापी गई है, ऊपर की ओर, नीचे की ओर मापी गई तो माइनस, तो ये -I होगा। अच्छा बेटा, ऑब्जेक्ट की लंबाई देखना, क्या नाम है, प्रकाशिक केंद्र से ऊपर की ओर, यानी y अक्ष की धनात्मक दिशा में, तो प्लस होगा माइनस, ऑब्जेक्ट कैसे, ऑब्जेक्ट की लंबाई कैसा होगा, प्लस। बस वैल्यू पुट कर दो, डेरिवेशन खत्म, बस यही एक लाइन था ही, बात समझ में आ रही है। चलो, A डैश B डैश की वैल्यू कितना लिखेंगे, -I अपॉन AB की वैल्यू +O बराबर CA डैश की वैल्यू +B, अच्छा CA की वैल्यू -C, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, अरे चाहे माइनस को ऊपर लिखो नीचे लिखो, बात है की, ठीक है ना।
अच्छा, आई अपान ओ बराबर बी अपान यू, यही तो मिला। बट हम सभी जानते हैं एम इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, आई अपान ओ, यही तो प्रूफ किए थे। और आई अपान ओ के बराबर क्या आया, बी अपॉन ये, यही तो आपका लेंस के लिए बेटा फार्मूला है। दर्पण में एक चीज था, यहाँ माइनस था, माइनस बी अपान यू, लेंस में क्या है, केवल बी अपान। कोई डाउट किसी बच्चे को नहीं है ना? तो लेंस के लिए रेखीय आवर्धन का सूत्र आप प्राप्त कर ले, लेकिन ध्यान से सुनना, ये केवल बी और यू के टर्म में, जैसे वहां पर आप एफ के टर्म में भी निकाले थे वैसे यहाँ भी निकालें। क्लियर है? छोटा सा है, देख लेते हैं। तरीका वही रहेगा, बार बार करवाने का मतलब कि आपको कॉन्सेप्ट याद रहे, क्योंकि फार्मूला तो मुझे पता है कि आपको नहीं याद रहेगा, फार्मूला फिक्स नहीं याद। अभी आप रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हो, जब तक आपका एग्जाम आएगा तब तक क्या पढ़ोगे, मॉडर्न फिजिक्स वगैरह पढ़ रहे होंगे, तब तक ये उड़ रहा होगा, जैसे अभी फर्स्ट पेपर उड़ रहा है। बात समझ में आ रही है? कागज पे याद रखिए, याद तो होगा ही। क्या करते थे बताओ, यू से या बी से गुणा करा देते थे दर्पण सूत्र में, तो यहाँ पर लेंस सूत्र में करा देना, बात खत्म। देखो ऐसे लिख लो, एम का सूत्र, एम का मतलब बेटा लीनियर मैग्निफिकेशन, किसके टर्म में, एफ यू एफ वाई यू या वी के पदों में। ध्यान से समझना बेटा, किसके किसके टर्म में करेंगे, तो एफ वाई यू, एफ या वा वी, यहाँ या लिखा है, या का मतलब यू या वी दोनों में से कोई एक रहेगा, और एफ अकेला लिखा है यानी एफ तो दोनों के साथ रहेगा। तो आप किसके किसके टर्म में निकालोगे, एफ के टर्म में और यू के टर्म में, या फिर एफ के टर्म में और बी के टर्म में। क्लियर है? चलो निकालते हैं। तो पहला, वी नो दैट, हम सभी जानते हैं लेंस सूत्र क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। क्या है बेटा, लेंस फॉर्मूला। ये 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। और ध्यान ये रहे, आपको आवर्धन चाहिए, आवर्धन चाहिए का मतलब b/u चाहिए। क्या चाहिए बेटा, वही प्लस में चाहिए। तो b/u के लिए क्या करोगे आप, b से दोनों पक्षों में गुणा करा दो। क्या करा दो, b से दोनों पक्षों में गुणा। तो जब b से गुणा कराएंगे तो b/f बराबर b/v माइनस b/u। आपने किया क्या है, b से गुणा। ये तरीका याद रखना, b से v क्या होगा, 1 बचेगा। हमको b/u चाहिए, ये माइनस का इधर आएगा तो b/u बराबर यहाँ क्या बचेगा 1, और ये प्लस का उधर जाएगा माइनस b/f। और b/u ही क्या है, b/u इज इक्वल टू m, आवर्धन। तो जहाँ पर b/u लिखा है वहाँ पर आप लिखोगे m बराबर, और इसको सॉल्व कर लेना, बटे 1 करके सॉल्व कर सकते हैं ना। f का गुणा 1 में होगा f, माइनस 1 का गुणा b में होगा b, बटे f का गुणा 1 में होगा f। हाँ, f माइनस बी अपॉन, फार्मूला मिल तो गया आपको, f और b के टर्म में। वही तरीका है, सेम तरीका है, b के टर्म में चाहिए b से गुणा कराओ, u के टर्म में चाहिए u से गुणा कराओ। ठीक है, चलो एक तो ये हो गया, और दूसरा देख लीजिए, वही चीज लेंस फार्मूला से ही। इस बार u से दोनों पक्षों में गुणा करा दो, थोड़ा ज्यादा मेहनत करना। u/f बराबर u/b माइनस u/u। क्या किए हो आप, u से गुणा। अच्छा, u से u कटेगा, 1 बचेगा। यहाँ तक बात समझ में आई। हमको चाहिए क्या, b/u चाहिए, वो भी प्लस में। तो u/b यहाँ पर है, उसको वही रोक दो, प्लस में रहेगा। माइनस का 1 इधर ले आओ, प्लस का हो जाएगा। तो u/f माइनस का 1 का ना इधर आएगा +1,
यहाँ क्या बचा, u बटे v। अभी विलोमानुपात कर लेंगे, पहले आप इसको सॉल्व करिए, बटे 1 करिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। तो 1 का गुणा u में होगा u, प्लस f का गुणा 1 में होगा f, और f का 1 में होगा f, बराबर u बटे। अब आप विलोमानुपात कर दो, बात समझ में आ रही है? तो विलोमानुपात करेंगे f बटे u प्लस f, यही तो, बराबर b अपान किए क्या, तो आप बताओगे हाँ, एक चीज हम लोग को पता है, और वो ये कि b अपान यू ही तो लीनियर मैग्निफिकेशन के बराबर है लेंस में, तो जहां पर b अपान यू लिखा है वहां m लिख सकते हैं, इसलिए m बराबर क्या आ जाएगा बेटा, f अपान f प्लस यू, एक ही चीज है, u प्लस f या फिर f प्लस, जैसे आप लोग याद करते हो, और यहाँ पर बोल देना क्यों लिखा गया, चूंकि v अपान यू किसके बराबर है, m। कोई डाउट? बस अब अक्षय वाला सेम फार्मूला वही सब काम करेगा, है ना? तो इतना बहुत, इतना नोट करो, आपकी क्लास खत्म। टाइम कितना हो रहा है बताओ? एक चीज और पढ़ा दें? पढ़ा दें, आसान है, छोटा सा टॉपिक है, हम तो समझे टाइम हो गया होगा, 2-3 चीज पढ़ाए, हाँ नहीं हुआ? चलो एक चीज और पढ़ लेते हैं बेटा, आप हेडिंग बनाओ पावर ऑफ लेंस। और इसको लिखना होगा बेटा आपको, नहीं मन कर रहा है तब भी लिखना होगा, इम्पोर्टेंट, इस पर न्यूमेरिकल आता ही आता है, और अति लघुत्तरीय या लघुत्तरीय में पूछ भी सकता है लेंस की क्षमता से क्या समझते हैं, बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब जो आप सोच रहे हो 10th वाला आएगा, उस तरीके से नहीं आएगा, हालांकि अभी आप पढ़ो, मैं बताऊंगा किस तरीके से आएगा। यहाँ पे 2-2 लेंस को संयोजित कर दिया जाएगा, फिर उसका फोकस दूरी या फिर उसका क्या पूछेगा, क्षमता पूछेगा, या फिर एक अवतल होगा एक उत्तल होगा, इस टाइप से कुछ संयोजित कराएगा। तो मैं आपको सिखाऊंगा ना, ऐसे थोड़ा है कि डायरेक्ट भेज दिया जाएगा युद्ध भूमि में। पहले आप ये समझो कि लेंस की क्षमता क्या होती है, ये आप हेडिंग बनाएंगे, लेंस की क्षमता। ध्यान देना बेटा, एक छोटा सा इसमें परिभाषा हम लोग लिख लेंगे, क्या, लेंस की क्षमता, और इसको हम लोग किससे लिखते हैं बेटा, P से। किससे लिखते हैं, P से। तो लेंस की जो क्षमता होगी, एक भी सेकंड इधर उधर मत जाने देना, पूरा बतिया के तब जाना, अगर 1 सेकंड का नुकसान हो गया तो दिक्कत होगी। हाँ बेटा, लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी, फोकस दूरी को आप स्मॉल f से लिखते हो, और ध्यान रहे मैंने कहा था गणनाओं के लिए होती है फोकस दूरी, तो इसीलिए f या फिर f2 लिख सकते हो, f लिखो, है ना? तो लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी f के व्युत्क्रम के बराबर होती है। किसके बेटा, बराबर होती है। रुकना, एक कंडीशन है, कब बराबर होती है, जबकि फोकस दूरी मीटर में मापी गई हो। किसमें बेटा, ये, अब आप समझना। चलो, ये तो मैथमेटिक्स वाला बता दिया हूँ अभी, जिससे आप न्यूमेरिकल करोगे, ज़्यादा यही इम्पोर्टेंट भी है। वैसे क्षमता का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना। लेंस की क्षमता से मतलब आप समझोगे कि वह लेंस प्रकाश, अपनी ओर आने वाली प्रकाश की किरणों को जो उस पर आपतित हो रही है, उसको कितना अधिक मोड़ रही है। तो कोई लेंस जितना ही अधिक प्रकाश की किरणों को मोड़ेगी,
उतना ही अधिक उसका क्षमता हो। ये आपको याद रखना है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, किसी लेंस की क्षमता से आपको ये समझना है कि उस पर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणों को वो कितना अधिक मोड़ती है। जितना ही अधिक मोड़ेगी उतना ही अधिक उसका क्षमता होगा, पावर होगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब आप फोकस दूरी से रिलेट कर सकते हो। अगर मान लो मैं कहूँ कि कोई लेंस है, इसकी फोकस दूरी कम है, इसकी फोकस दूरी ऐसे जनरली बता रहा हूँ कम है, तो इसकी क्षमता क्या होगी? ज़्यादा। इसकी क्षमता क्या होगी? ज़्यादा। अभी लिखियो व्युत्क्रम के बराबर होगी। तो अगर फोकस दूरी कम है किसी लेंस की तो उसकी क्षमता क्या होगी? ज़्यादा। क्लियर है? ये चीज़ याद है। अच्छा, मैथमेटिक्स में क्या मतलब है इसका? तो इसका मतलब आप समझोगे कि उसकी फोकस दूरी का जो व्युत्क्रम होता है वही क्या होगा, उसकी क्षमता बताएगी। कब? जब वो मीटर में मापी गई है। अच्छा, मीटर में नहीं मापी गई तो मीटर में बदल लेना। बात समझ में आ रही? नहीं बदलना चाहते हो क्योंकि आप लोग आलसी तो है ही हो, तो उसके लिए भी एक व्यवस्था बता दे रहे हैं। ध्यान देना बेटा, परिभाषा से P = 1/f होगा। क्या होगा? लेकिन ये कब होगा? जब f इन मीटर। किसमें होगा बेटा? जब ये मीटर में होगा तब ये फार्मूला आपका काम करेगा। अच्छा, या फिर मान लो आप लोग आलसी हो, सेंटीमीटर में आ गया, नहीं बदलने का मन है तो P = 100/f लिख लेना। कब? इन सेंटीमीटर। जब फोकस दूरी किस में होगी बेटा? सेंटीमीटर में होगी, तब आप ये फार्मूला लगा देना, 100 कर देना बस। अच्छा देखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं आपको एग्जांपल लेकर भी समझा रहा हूँ कि सर हम लोग यही बदल लेते हैं। बिल्कुल बदल लो, चाहे आप ऐसे लगाओ चाहे वैसे लगाओ। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, समझना। फोकस दूरी कितना दिया है? 50 सेंटीमीटर। कितना दे दिया बेटा? अब मैं एक बार इस फार्मूले से लगा रहा हूँ, एक बार उस फार्मूले से लगा रहा हूँ। आप समझना, इसको पहले मीटर में चेंज करिए। मीटर में चेंज करने के लिए आप 100 से भाग करोगे। सेंटीमीटर की जगह 1/100 लिखोगे ना, तो 100 से भाग करेंगे तो आप बता सकते हो। या फिर F = 50/100 का मतलब 1/2 मीटर। मीटर में चेंज करोगे ऐसे आएगा। सॉल्व इट। इस फार्मूले से देखो, P = 1/f का क्या लिखना है? जब मीटर में हो तो मीटर वाला रखो, 1/2 और 2 का गुणा कहाँ होगा? यानी 2/1 होगा, जिसका मतलब 2 है ना। और इसका मात्रक बेटा होता है डायोप्टर। अभी के लिए इतना लिखो, अभी समझा रहा हूँ डायोप्टर कैसे होता है। D से लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा, इस वाले फार्मूले से लगाना, P = सेंटीमीटर में रखना है तो 100/, करो क्या करोगे? F की वैल्यू कितना है बेटा? 50 सेंटीमीटर। 5 दूनी कितना आया? सेम तो आ रहा है। ऐसे कैसे आएंगे? ऐसे आवते हैं, ठीक है ना। तो आप अगर मीटर में है तो डायरेक्ट 1/, कर देना, यानी उसका उल्टा कर देना। और अगर सेंटीमीटर में है तो 100/, कर देना, फटाक से मिल जाएगा आपको। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इसके बारे में लिख लो। जैसे सबसे पहली चीज SI यूनिट। SI यूनिट क्या होता है इसका? तो आप बताएंगे मीटर इनवर्स। 1/मीटर। बात समझ में आ रही है? 1/, लेकिन ध्यान रहे ये इक्विवेलेंट है किसके? डायोप्टर के। SI अभी जो परिभाषा है इसके अनुसार देखो, जबकि फोकस दूरी किसमें मापी गई है? मीटर में। तो परिभाषा के अकॉर्डिंग इसका मात्रक हम लोग क्या ले सकते हैं? मीटर इनवर्स, या फिर इसी को हम लोग लिखते हैं डायोप्टर। डायोप्टर क्या बोलते हैं बेटा? ये बात समझ में आ रही है? तो इसका SI मात्रक डायोप्टर होगा। एक चीज और देखना, उत्तल लेंस के लिए, अवतल लेंस के लिए दोनों के लिए समझना। तो उत्तल लेंस के लिए बेटा, उत्तल लेंस के लिए जो फोकस क्या नाम है इसका, क्षमता होता है वो पॉजिटिव होता है। कैसा होता है?
ऐसा इसलिए है बेटा चूंकि फोकस दूरी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी क्या होती है, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव आएगा। अवतल लेंस के लिए बेटा P क्या होता है, निगेटिव। क्यों होता है, क्योंकि इसकी फोकस दूरी क्या होती है, निगेटिव। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इसलिए इसकी क्षमता क्या होगी, ऋणात्मक। कोई डाउट? तो आपको क्षमता समझ में आया बेटा, एकदम क्लियर है, ठीक है, इतना लिखो।